तो देखिए, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इतना बेसिक जानकारी हम सभी लोगों को है कि भारत का जो संविधान है वो नम्य और अनम्य दोनों है। यानी भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों है। कठोर और लचीला और नम्य और अनम्य से हमारा आशय ये है कि जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो कितनी मुश्किल अथवा कितनी आसान है। तो अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है और ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना बहुत आसान है। लेकिन भारत में क्या है कि भारत में कुछ प्रावधान ऐसे बनाए गए हैं जिनका संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है और कई प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना बहुत ही आसान है। तो कुल मिलाकर के ब्रिटेन के आसान और अमेरिका के बेहद मुश्किल के बीच हमने बीच का एक सुनहरा रास्ता अपनाया है। तो हमारे देश में बहुत सारे संविधान में प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत आसानी से संशोधित हो जाते हैं और बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल से संशोधित होते हैं। उन सब की हम बात करेंगे। उससे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि संविधान में संशोधन इसका क्या अर्थ है, पहले तो ये समझ लें। तो देखिए, संविधान में कोई भी चीज जोड़ना हो, कोई भी चीज घटाना हो या किसी चीज को समाप्त करना हो, इन सब कार्यों के लिए संविधान का संशोधन किया जाता है। किसी भी संविधान में संशोधन का ऑप्शन इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक विकसित हो रहे समाज के लिए, जैसे हमारा संविधान वर्षों पहले बना, उस समय जब संविधान बना तो हमारी प्राथमिकताएं अलग थी, हमारी ज़रूरतें अलग थी, हमारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ढांचा अलग था। लेकिन अब क्या है कि काफ़ी उनमें बदलाव हुआ है, समाज काफ़ी विकसित हुआ है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो इन बदलावों के साथ हमारा संविधान अपने सामंजस्य को स्थापित करते हुए चले, यानी जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है उस प्रकार से संविधान भी विकसित होते चले, वो अपडेट होते चले, ताकि जो है जो विकसित होते समाज की आवश्यकताएं हैं उसकी वो पूर्ति कर सके। और इसलिए संविधान में संशोधन लगातार होते रहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, इसे आप ध्यान से समझ लें कि सदैव युवा कानून, कि कानून ऐसा होना चाहिए कि वो सदैव युवा रहे। ठीक है, यानी हमेशा जो है सामाजिक जरूरतों के हिसाब से उसमें बदलाव होते रहे। और हमारा जो संविधान है इसमें काफ़ी सारे संशोधन हुए हैं। हम जब इस लेक्चर को पूरा कर लेंगे तो हम अगले लेक्चर में जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उन पे ही बात करने वाले हैं। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब जो है हम इस पर आए और हम देखें कि किस प्रकार से भारत के संविधान में संशोधन होता है। उससे पहले हम जो है कुछ और महत्वपूर्ण बातों को करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। अब ये कैसे होता है? तो संविधान में किसी भी संशोधन हेतु संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक प्रस्तावित करना आवश्यक है। तो इस लाइन से ये क्लियर कर लीजिए कि संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक प्रस्तावित होता है, जो बिल लाया जाता है, वो किसी भी सदन में आ सकता है। किसी भी सदन का मतलब राज्यसभा में भी आ सकता है और लोकसभा में भी आ सकता है। तो ये दोनों सदन में आ सकता है। ठीक है, ज्यादातर लोकसभा में ही आता है, ये प्रैक्टिकल। लेकिन
ये दोनों में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। ये पहले लाइन से हमने अर्थ जाना। अब दूसरी बात करते हैं, तो विधेयक किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये जो विधेयक है इसे रूलिंग पार्टी का जो मिनिस्टर है, जो सरकार है, उसका मंत्री भी ला सकता है और कोई भी एक मेंबर ला सकता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जो है ला सकता है इसको। ठीक है, तो राज्यसभा का वो सदस्य है, वो लोकसभा का सदस्य है, वो भी ला सकता है, और जो सरकारी मंत्री हैं वो भी ला सकते हैं। ठीक है, तो मिनिस्टर्स भी ला सकते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ला सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, गैर सरकारी से आशय उन्हीं से है, सांसदों से है। ठीक है, द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है और इस हेतु राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तो हम देखेंगे कि कुछ मामले होते हैं जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। संविधान संशोधन विधेयक की अगर बात करें तो इसमें जो है इनकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। तो इतनी बात हमने समझा। इसके अलावा क्या समझना है, तो ये जो विधेयक है ये दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पृथक पृथक विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, अलग अलग। तो लोकसभा से विशेष बहुमत से, ये सब हम बात करेंगे कि विशेष बहुमत क्या है, साधारण बहुमत क्या है, सब बात करेंगे। अभी बस इतना समझें कि विधेयक को दोनों सदनों से यानी लोकसभा से और राज्यसभा से अलग अलग पारित होना पड़ेगा। ठीक है, यानी ज्वाइंट सीटिंग नहीं आप बुला सकते हैं। ठीक है ना, और वो क्यों नहीं बुला सकते हैं संविधान संशोधन विधेयक में, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पारित होना आवश्यक है। और अगर ये संशोधन जो भी अमेंडमेंट लाया जा रहा है उसका संबंध अगर भारत के फेडरल स्ट्रक्चर से है, भारत के संघात्मक ढांचे से है, तो फिर विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन रेटिफिकेशन की भी आवश्यकता उस विधेयक को पड़ेगी। ठीक है, तो ये, और इसके पश्चात क्या होगा, दोनों सदनों से वो अलग अलग पास हो गया, फिर क्या होगा, तो फिर जो है ये विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति, यहां आप जान लीजिए कि 24वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा राष्ट्रपति के लिए ये बाध्य कर दिया गया है, उन्हें ये मजबूर कर दिया गया है कि कोई भी संविधान संशोधन जो विधेयक है वो पास होकर के दोनों हाउसेस से अगर राष्ट्रपति के पास गया है तो उस पर वो केवल और केवल अपनी सहमति दे सकते हैं। आप तमाम तरह के वीटो पढ़ते हैं, वो कोई वीटो इनका लागू होने वाला नहीं है। वो गया और इनको सहमति देनी है, इनका काम बस इतना है कि इनको मुहर लगाना है और कोई अधिकारिता नहीं। इससे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा आयरन लेडी ने यह प्रावधान करा दिया। ठीक है, और जिसके बाद संविधान संशोधित हो जाता है, और ये हो गया तो संविधान संशोधित हो गया और जो विधेयक था वो एक्ट बन गया। ठीक है, विधेयक अधिनियम बन गया, बिल एक्ट बन गया। तो ये पूरी प्रक्रिया है, जो महत्वपूर्ण चीजें हमें समझनी थी इसमें हमने समझा। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं मूल बात पर। तो देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। यहां एक बेसिक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमने लिखा है, उसको पढ़िए, कि भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो 3 तरह से किया जाता है, लेकिन जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है उसमें केवल 2 ही तरीकों का उल्लेख है। कौन सा, तो एक तो ये है कि विशेष बहुमत बाय स्पेशल मेजॉरिटी, और दूसरा क्या है, विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। हमने देखा था ना, तो बाय स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये 2 ही तरीकों को दिया गया है। मतलब अनुच्छेद 368, और इसे कहा जाता है संविधान संशोधन। ठीक है, इसे कहा जाता है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन हम तभी कहेंगे जब वो 2 प्रक्रियाओं से गुजरा हो, या तो वो जो है विशेष बहुमत द्वारा पारित हुआ हो बिल, और
या तो वो जो है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा हो। ठीक है, ये जो सिंपल मेजॉरिटी है, साधारण बहुमत है, इसका उल्लेख एक बार फिर से मैं बता रहा हूं अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है। साधारण बहुमत की बात भारतीय संविधान में की गई है और जो आर्टिकल साधारण बहुमत से संशोधित होते हैं उन आर्टिकल्स में ही यह लिखा गया है कि यह किस विधि से अमेंड होंगे। आर्टिकल 368 में कहीं नहीं लिखा गया है साधारण बहुमत के बारे में, लेकिन चूंकि हमें समझना है पूरी प्रक्रिया को, इसलिए हमने इसे शामिल किया है। ठीक है, अब समझिए कैसे ये होता है। तो ये सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत, सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत। तो अब इसको जो है हमें समझना होगा, क्योंकि इस चीज को सारे लोग जो है छोड़ देते हैं। तो अभी हम देखें तो 543, ठीक है, हम बात लोकसभा का उदाहरण ले लेते हैं, एक हाउस से कैसे पास हो रहा है। 543 कुल मेंबर हैं, 2 इसमें जुड़ते हैं एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन का पत्ता जो है मोदी सरकार ने साफ कर दिया है। जब हम संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण हुए हैं उनको देखेंगे जब अगले लेक्चर में, तो इस पे बात करेंगे। अभी ये समझ लीजिए 543 ये होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत। ध्यान से पढ़िए, उपस्थित और मत देने वाले। तो 543 कुल हमारे जो है हाउस का की कैपेसिटी है, 543 हो सकते हैं। अब मान लीजिए इस 543 में किसी दिन 500 लोग उपस्थित हुए। रोज तो सारे उपस्थित नहीं हो सकते हैं, एक बार चुन लेने के बाद कोई बीमार भी हो सकता है, कुछ लोगों का जो है निधन भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कारण से 500 लोग उपस्थित हुए। तो 543 कुल स्ट्रेंथ है और 500 लोग उपस्थित हुए। तो क्या है, लिखा है सदन में उपस्थित। तो 500 लोग उपस्थित हुए 543 में से। अब इसमें से मान लीजिए कि 20 लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, तो हम वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, हम मतदान नहीं करेंगे। कोई बिल है उस पर उन्होंने कहा कि हम मतदान नहीं करेंगे। आप अक्सर देखते होंगे कई राजनीतिक पार्टियां जो है सदन से वॉकआउट करती हैं, वो वोटिंग नहीं करती, कहे कि हम मतदान में हिस्सा ही नहीं लेंगे। तो मान लीजिए 20 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, तो कुल कितने सदस्य हो गए, 480। हमने दोनों बात देख ली, सदन की कुल स्ट्रेंथ कितनी है, हाउस की स्ट्रेंथ कितनी है। उसके बाद हमने क्या देखा कि उपस्थित कितने हैं, तो स्ट्रेंथ है 543। किसी विशेष दिन 500 लोग आए और उसमें से 480 लोगों ने यह निर्णय लिया कि हमें वोटिंग करनी है। तो 480 का आधा कितना होगा, 240, और 240 प्लस 1 ये क्या है, ये यही बात किया जा रहा है, यही बहुमत है। जो सिंपल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं हम, उसमें यही बहुमत है 241। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग मेजॉरिटी, कार्यकारी बहुमत। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, 543 का आधा करिए प्लस इसमें 1 जोड़िए, 272। यानी जितने जो है स्ट्रेंथ से गवर्नमेंट फार्म होती है भारत में, ठीक है, 272। तो मतलब हम देखें तो 272 से कम भी रहे तो काम चल जाए। एक बात और समझा देता हूं ताकि आप एकदम क्लियर हो जाए। ये हो गया, अभी इसको मिटाता नहीं हूं, मैं इधर लिख देता हूं। तो गढ़ पूर्ति का नियम है कि अगर 10% सदस्य किसी दिन आए हैं तो क्या हो जाता है कि सदन चलेगा गढ़ पूर्ति में। तो 543 हम मोटे तौर पर मान लें कि अगर किसी दिन जो है 100 ही सदस्य आए हैं, ठीक है, केवल 100 सदस्य आए हैं, सदन चलेगा ही, 10% पर ही सदन चलने लगता है, ठीक है। गढ़ पूर्ति 10% हुई, सदन स्टार्ट हो गया। 1/10 जो है कुल स्ट्रेंथ का, तो 100 आए हैं और 100 में से 100 लोगों ने हिस्सा ले लिया मतदान में, सबने कहा कि हम वोटिंग करेंगे, ठीक है। अब जो है कितना चाहिए, आधा से 1 अधिक, यानी 51 पर ही क्या हो जाएगा, अमेंड हो जाएगा। तो आप समझिए ये कि कितनी सरल प्रक्रिया है
ठीक है, हालांकि इतना आसान कभी नहीं रहेगा, हमेशा मामला इधर ही आएगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए हमारी क्लियरिटी हो गई। सिंपल मेजॉरिटी कैसे है, तो सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले आधे से अधिक सदस्यों का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। इसको हम वर्किंग मेजॉरिटी कहते हैं, कार्यकारी बहुमत। अगर हम 272 की बात कर रहे हैं 543 में, तो उसे हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत। इसलिए आप हमेशा सुनते होंगे पूर्ण बहुमत की सरकार, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब यहां जितनी बात मैंने समझाई थी उसे एक बार फिर से मैंने लिख दिया है कि आप इस बात को भूले नहीं। तो क्या लिखा गया है, इस प्रकार के यानी साधारण बहुमत द्वारा किए गए संशोधनों को अनुच्छेद 368 के अर्थों में संविधान संशोधन नहीं माना जाता। तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अब हम ये देखना चाहेंगे, इतनी बात हमने कर लिया, तो हमारे मन में ये जिज्ञासा है कि हम ये जाने कि संविधान के कौन कौन से प्रावधान हैं जो इतनी आसानी से अमेंड हो जाते हैं, और ये एग्जाम के लिए के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और हमारे समझने के भी दृष्टिकोण से। तो उसे हम देख लेते हैं, बड़े डिटेल में मैंने लिखा गया है इसमें, लेकिन इसमें भी आदि आदि लगेगा, इससे ज्यादा चीजें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है सब मैंने लिख दिया है। तो अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। हमें लगता है कि इसके लिए तो बहुत विशेष बहुमत की जरूरत होगी, लेकिन ये सिंपल मेजॉरिटी से होता है, इसी प्रक्रिया से होता है। राज्यों के नाम, क्षेत्रफल, सीमा आदि में परिवर्तन और नए राज्यों की स्थापना आदि। नागरिकता से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 97 सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का सृजन और समापन। तो ये सब जो अनुच्छेद हैं ये बहुत ही आसानी से संशोधित हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा पहली अनुसूची की बात करें तो राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, हमने बात किया ना, इसी में है ये सब आर्टिकल्स। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपालों आदि के वेतन और भत्ते, ये काफी लोगों के वेतन और भत्ते हमने देखे। उसके अलावा पांचवी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, और आठवीं अनुसूची, यहां आपको न दिख रहा हो तो जो है मैंने लिखा है आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, ये आदि आदि इसमें जोड़ लीजिएगा, और भी हैं। तो ये सब जो है साधारण बहुमत से ही संशोधित होते हैं। तो देखिए अब यहां फिर से मैं कह रहा हूं कि हमने समझने के लिए इसको शामिल किया आर्टिकल 368 के अंतर्गत, लेकिन ये आर्टिकल 368 से संबंधित नहीं है और इसलिए हम इसे एकदम अलग कर देते हैं। हमने समझ लिया, अब इसे हम हटा देते हैं पिक्चर से, ये हमारे पिक्चर में नहीं है, ठीक है। इसका कोई रोल हमारे पिक्चर में अब नहीं है, ठीक है। और अनुच्छेद 368 में तो शुरू से ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, अब बात करते हैं संविधान संशोधन की। तो इस अर्थ में जो है देखते हैं चीजों को, ठीक है। तो देखिए विशेष बहुमत द्वारा बाई स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा जो है संशोधन, तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तो सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी, 543। इसका बहुमत कितना, 272, ठीक है, 272। तो क्या कहा गया, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तो 543 में 50 + 1 272, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये एक स्थिति। उसके बाद क्या कह रहा है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो मान लीजिए 543 की स्ट्रेंथ है और हम वही फिलॉसफी लेते हैं, 480 लोग जो है सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान। तो मान लीजिए 543 टोटल स्ट्रेंथ है,
500 लोग आए, ठीक है, 500 लोग क्या हुए, उपस्थित हुए। इसमें से 480 ने कहा कि हम क्या करेंगे, वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे, 20 ने कहा कि हम भाग नहीं लेंगे, तो 480 लोग आए। अब क्या कह रहा है कि इस 480 का कितना होना चाहिए, पहली चीज तो यह है कि 272 तो होना चाहिए। मतलब क्या कर रहा है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की जितनी भी संख्या है उसका आधा करिए, उसमें एक जोड़िए, उतना तो होना चाहिए। उसके बाद उपस्थित और मतदान, तो मान लीजिए 500 लोग उपस्थित हैं, 480 लोग मतदान में क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। तो इसको देखते हैं, तो देखिए 480 हैं, इनका 2/3 कितना होगा, 320। तो हमने दोनों कंडीशंस फुलफिल कर दी, ठीक है। पहला क्या कि पहला ये है कि 272 होने चाहिए, तो ये 320 है, 272 होने चाहिए, यानी जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका जो है मेजॉरिटी होनी चाहिए, जो कि 272 होती है। तो 272 तो है, और उसके बाद क्या कहा कि उपस्थित और मतदान करने वालों का कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, तो ये 2/3 भी है, 320, यानी 480 लोगों ने भाग लिया तो उनका 2/3, 480 का 320 आता है, ठीक है। तो ये बात कही गई, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। और एक बात, एक नियम ये जान लीजिए कि 272 से ये कम किसी स्थिति में नहीं हो सकता, 272 तो आवश्यक शर्त है। अब इसी को दूसरे तरीके से हम देख लें, जैसे मान लीजिए 543 है, कुल मिला के 400 ही सदस्य आए, ठीक है। काफी कंट्रोवर्शियल बिल है, मान लीजिए बहुत सारे राजनीतिक दलों ने कहा कि हम वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, कुल मिला के 300 लोगों ने ही हिस्सा लिया, कुल 300 लोगों ने हिस्सा लिया, ठीक है। तो अब 300 का 2/3 बहुमत कितना होगा, 200 होगा। तो क्या ये मान लें कि संविधान संशोधित हो गया या बिल पास हो गया, तो इसका मतलब है कि नहीं पास हुआ, नहीं पास हुआ। क्यों, क्योंकि ये 272 पूरा नहीं हुआ, 272 पूर्ण नहीं हुआ। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे दोनों उदाहरण से। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उसमें ज्वाइंट सीटिंग का कोई मामला नहीं है। जैसे साधारण विधेयक में एक प्रावधान किया गया है कि कोई बिल है जिसमें काफी गतिरोध है, तो दोनों जो हाउसेस हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक ज्वाइंट सेशन बुला लीजिए और ज्वाइंट सेशन में जो है बिल को इंट्रोड्यूस करिए और उसके बाद क्या है कि वहीं से पास करा लीजिए, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि जैसे हम जानते हैं कि 543 तो लोकसभा में जो है सदस्य होते हैं और 245 राज्यसभा में होते हैं, तो मतलब कितना कम। अब होगा क्या कि 543 प्लस 245, ठीक है, तो 8, 8 और 7, टोटल 788 मेंबर हो गए, ठीक है। अब होता क्या है कि लोकसभा में हम जानते हैं कि 272 तो पहले सरकार बनाने के लिए ही राजनीतिक दल को चाहिए, तो वो सरकार बनाता है। और ज़्यादातर जैसे लोकसभा में जो मूड होता है वोटर्स का वो काफ़ी तेज़ी से स्विंग होता है, ठीक ना। तो मान लीजिए किसी की लहर चल रही हो और ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा सीटें जीत करके आ जाए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि 1984 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, उसमें उस लहर में राजीव गांधी ने कुल 415 सीटें जीत ली थी, यानी कांग्रेस ने 415 सीटें जीत ली थी। तो एक बात हम समझें कि 788 का हाउस हो गया, माने राज्यसभा से भी और जो है लोकसभा से भी ज्वाइंट सीटिंग हुई, तो 788 कुल मेंबर हो गए। अब 788 का जो आधा होगा, ठीक है, 788 तो 394, और इसमें अगर हम एक जोड़ देंगे तो हमें कुल कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी, 395। मतलब लोकसभा में ही एक पार्टी के पास कितने मेंबर हैं, 415, और ज्वाइंट सीटिंग हुई उसमें जो है कितने मेंबर्स की आवश्यकता होगी, 395, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि राज्यसभा का प्रभाव आप देखेंगे
तो न्यून हो गया, खत्म हो गया। राज्यसभा की अगर कोई अलग राय है तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। और यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत में लोकसभा है वो भारत की जनता की प्रतिनिधि है, भारत के जो नागरिक हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा केंद्र में। और जो राज्यों की सभा है वो प्रतिनिधित्व करती है भारतीय राज्यों की। और इसलिए क्योंकि हम जो है एक संघ हैं तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। और इसलिए दोनों के अधिकारों को जो है इस प्रकार से कुचला नहीं जा सकता है। तो जो कम महत्वपूर्ण चीजें हैं उनमें तो ज्वाइंट सिटिंग कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं संविधान में जिनमें संशोधन करना है उसमें ज्वाइंट सिटिंग हम नहीं करने देंगे। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक ये कि ज्वाइंट सिटिंग महत्वपूर्ण जो भी प्रावधान है संविधान के उसमें मत करिए, सिंपल में कर लीजिए, कोई बात नहीं। और कोई भी पार्टी एक बार में 415 सीटें नहीं जीतेगी। एक बार हो गया राजीव गांधी का, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात है। और वेटेज मिलना चाहिए, इसीलिए अलग अलग पास करिए, अलग अलग पास करिए, ज्वाइंट सिटिंग मत बुलाइए। ज्वाइंट सिटिंग जैसे ही बुलाएंगे लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो वोट है वो कमजोर पड़ने वाला है। तो ये बात हमने समझ लिया। ठीक है, तो जिन विषयों का संबंध भारत के संघीय ढांचे से यानी फेडरल स्ट्रक्चर से है उनको छोड़कर संविधान के जितने प्रावधान हैं वो विशेष बहुमत से संशोधित होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रावधान भी, इसको भी छोड़ करके, हमने इसको इसलिए नहीं लिखा है वहां पर क्योंकि आर्टिकल 368 में तो इसकी बात ही नहीं, तो हम इसको लिखें क्यों। लेकिन आप इसको समझिए कि इसको छोड़ करके और जो फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मामला है भारत के संविधान का उसको छोड़ करके आप जो है सारा जो संशोधन है, जो जितने प्रावधान है उनमें संशोधन कर सकते हैं। यह बात हमें समझ में आ गई, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, यह तीसरी कैटेगरी हो गई आर्टिकल 368 के हिसाब से, दूसरी कैटेगरी। ठीक है, इसमें क्या है, यह संविधान संशोधन का सबसे कठिन प्रक्रिया है, यह सबसे मुश्किल प्रक्रिया है संविधान संशोधन करने का। तो इसमें क्या है, तो इसमें विशेष बहुमत चाहिए, जिसकी बात हमने कर ली बड़े डिटेल में, वो चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए कि आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन चाहिए, उनका रेटिफिकेशन चाहिए। और इसके द्वारा तो विशेष बहुमत चाहिए और उसके बाद आधे राज्यों का, तो कुल जितने राज्य हैं उनमें से आधे राज्यों का भी समर्थन चाहिए। और अगर उस राज्य में लेजिस्लेचर के 2 हाउस हैं यानी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर दोनों है यानी द्विसदनीय विधायिका अगर वहां है तो उन दोनों का अनुसमर्थन चाहिए, उन दोनों का। विधानमंडल इसीलिए लिखा गया है, विधानसभा यहां शब्द नहीं लिखा गया है, ये ध्यान रखिए। तो जहां 2 हाउसेस हैं जिन राज्यों में उसमें दोनों हाउसेस का समर्थन चाहिए, उनका अनुमोदन चाहिए। ठीक है, अब इसके द्वारा कौन कौन से संशोधन किए जाते हैं उसको हम देख लें। यह सबसे मुश्किल हमने कहा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी प्रक्रिया, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसमें आप समझते हुए थोड़ा सा दिमाग में बैठाते हुए चलिए कि क्या बात हो रही है, कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है, राज्यों के अधिकार इतने जल्दी नहीं छीने जा सकते हैं, मतलब या उसमें कमी की जा सकती है, सही शब्द होगा। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये सब करने के लिए राज्यों से सहमति लेनी पड़ेगी। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, भाग 5 का अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, भाग 6 का अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय, भाग 11 का अध्याय 1 संघ एवं राज्यों के बीच विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची में लिखित कोई सूची,
संघ राज्य समवर्ती सूची में संशोधन होगा तो राज्यों से भी अनुसमर्थन चाहिए। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और राज्यसभा की बात हो रही है, और स्वयं अनुच्छेद 368 के प्रावधान। तो अनुच्छेद 368 को अगर संशोधित करना होगा तो आपको विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। स्वयं आर्टिकल 368 के प्रोविजंस। अब यहां से एक प्रश्न पूछता हूं, अगले लेक्चर में इसका जवाब दूंगा। जिसको पता है वो कमेंट करे, और इस प्रकार से आप कमेंट करें ताकि जो है और लोग जिन्हें जानकारी न हो आपके कमेंट से लाभान्वित हो सके। अगर वो कमेंट ठीक होगा तो मैं पिन कर दूंगा और सारे लोग देख लेंगे। मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आर्टिकल 368 में कितनी बार अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल 368 खुद कितनी बार संशोधित हो गया है। ठीक है, ये कमेंट करके मुझे बताइए, अगले लेक्चर में मैं इसका जवाब आपको दूंगा। तो ये पूरी बात हम समझ लिए। अब जो है हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो संविधान संशोधन है इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए, इससे पीछे एक बैकग्राउंड मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा विवाद भारत में जो है एक प्रश्न के अर्थ को लेकर के खड़ा हो गया, और बहुत सारे केसेस जो है केवल और केवल उस एक शब्द का अर्थ निकालने के लिए जो है उसमें परेशान रहे लोग, और काफी बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग को चेंज किया उसमें। तो वो कहां से निकला वो जो है एक बार समझ लीजिए, उसको हम डिस्कशन नहीं करते हैं, यहां डिस्कस नहीं करेंगे, हम उतने डिटेल में चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बार बता देता हूं आपके दिमाग में हो जाए। तो जैसा कि संविधान के 13(1) में लिखा गया है, जो मूल अधिकार से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है, उसमें लिखा गया है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों से भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। तो इस प्रकार से ये लिखा गया। अब इसमें बार बार जो है शब्द का प्रयोग हुआ विधि, विधि, ला। तो इसमें यह पूछा गया कि ये जो बार बार विधि शब्द लिखा गया है वो साधारण विधियों के संबंध में लिखा गया। साधारण मतलब तमाम हो गया। इसमें विधि के अर्थ को भी बताया गया है कि मतलब जो है 13(3) में यह बताया गया है कि 13(3) के अनुसार विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनिमय, अधिसूचना आदि आदि। लेकिन इन सबको कहा गया कि ये विधि का जो अर्थ है वो क्या 368 के तहत जो अधिनियम बनता है इसमें भी ये शामिल है या नहीं है। और अगर इसमें शामिल है तो इसका मतलब है कि भारतीय संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। क्यों नहीं छू सकती? क्योंकि 13(1) में साफ लिखा है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रविष्ट सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। और दूसरे में क्या लिखा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है। ठीक है, ऐसी कोई विधि जो इस खंड के उल्लंघन में होगी, उल्लंघन की सीमा तक क्या होगी? शून्य होगी। तो अगर इस बात को मान लिया जाए और यह मान लिया जाए कि 13(3) में जो विधि शब्द लिखा गया है या पूरे आर्टिकल 13 में जो बार बार विधि शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन करके अधिनियम बनाए जाते हैं उसे भी माना जाएगा, विधि के अंतर्गत उसे भी रखा जाएगा। ये बहुत लंबी डिस्कशन है, 60 में मेरी बात समझिए। ठीक है, तो इसका निर्णय जो है काफी खींचा कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजें चली और फिर संसद बनाम जो है
उच्चतम न्यायालय हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इंदिरा गांधी की सरकार थी, बहुत सारी चीजें हम लोग इसे 1 घंटे में पढ़ते हैं जो है मौलिक अधिकार में ही। लेकिन कुल मिलाकर के अभी की क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति क्या है, इसे हम समझना चाहते हैं। ये तो मतलब जो है संविधान लागू होने के साथ ही ये सारी चीजें चल रही हैं, उसमें हम घुसेंगे नहीं, समय ज्यादा जाएगा। इतने में अगर आप समझ गए हो तो जो है आपका काम हो जाएगा। तो इस समय क्या स्थिति है, तो इस समय स्थिति यह है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। ये पावर है संसद के पास। किसी भी का मतलब मौलिक अधिकारों की भी बात हो रही है, किंतु इससे संविधान का मूल ढांचा नहीं प्रभावित होना चाहिए। तो ये मूल ढांचा का सिद्धांत किस केस में आया, मुझे कमेंट करके अभी बताइए। तो एक नया टर्म ला दिया गया कि मूल ढांचा, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा गया। इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, इसका मतलब आधारभूत ढांचा, ठीक है। ये कहीं संविधान में नहीं लिखा गया है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से निकल करके आया मूल ढांचा। तो पहले लाइन में क्या कहा कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, किंतु इससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो अगले स्लाइड में हम यही देखेंगे कि संविधान का मूल ढांचा है क्या, ठीक है, तो वो बात करेंगे। इसके अलावा क्या कहा गया, संसद संविधान संशोधन की अपनी शक्ति को बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि संशोधन की सीमित शक्ति भी एक मूल ढांचा है। ये पूरा जो है जो सुप्रीम कोर्ट बनाम सरकार का जो पूरी लड़ाई थी इंदिरा गांधी के समय में ये हुई, तो इसमें यह कहा गया कि संविधान संशोधन की जो अपनी शक्ति है, इंदिरा गांधी के समय में जो है आर्टिकल 368 अमेंड कर दिया गया था और उसमें ये बातें लिख दी गई थी। तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए यहां पर यह जजमेंट दिया गया कि संसद संविधान संशोधन की अपनी शक्ति को बढ़ा नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि संशोधन की सीमित शक्ति भी एक मूल ढांचा है। तो संशोधन की सीमित शक्ति संसद की, यह भी एक मूल ढांचा न्यायपालिका ने बना दिया है। अगला, और ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत है, ये भूतलक्षी प्रभाव से नहीं बल्कि भविष्य लक्षी प्रभाव से लागू किया गया है। और एक जजमेंट है, उसकी बात करते हैं, वो क्या कह रहा है। तो जनवरी 2007 में 9 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने अपने निर्णय में यह पुष्टि की है कि सभी कानून अनुसूची 9 सहित न्यायिक समीक्षा हेतु खुले रहेंगे। तो हम जब संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण है उनको देखेंगे अगले लेक्चर में, तो हम इसकी बात करेंगे कि अनुसूची 9 बना करके उसमें जो भी कानून, जिसको हम जानते हैं ना कि संसद कानून बनाता है और उस कानून के न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की जिम्मेदारी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही तो संविधान का रक्षक है। तो वो चेक करता है कि संविधान की मूल भावना के विपरीत है कि नहीं है। तो अनुसूची 9 में सारे कानून डाल दिए जाते थे। तो अनुसूची 9 में जो डाल दिए जाते थे वो जो है उसमें लिख दिया गया कि इसका जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो अब ये जजमेंट एकदम पक्का कर दिया गया कि नहीं भैया, अनुसूची 9 में अगर डालेंगे कोई भी विषय तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा होगी। ये अनुसूची 9 जो है संविधान का ही हिस्सा है और ये हमारी ही अधिकारिता में है कोई। तो ये सारी चीजें, ये पूरा देखिए, जितने आप सुनते हैं ना कि लोग पढ़ाते हैं अलग से इंपॉर्टेंट केस लाज और ये सारी चीजें, उसमें बेसिक समझ की बड़ी कमी है। मैं देखता हूं ये पूरा का पूरा एक क्रम से है, पूरी एक कहानी है। अगर उसे ठीक प्रकार से आप सेट कर पाए तो ये कहानी है कि कैसे कैसे जो है ये पूरे मामले चले, ठीक है। लेकिन उसको लोग अलग से पढ़ाते हैं, जबकि उसको पढ़ाना चाहिए मौलिक अधिकार में ही। ये आर्टिकल 13 से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 368 से तो जुड़ा ही है, लेकिन बाद में जुड़ा है। पहले वो आर्टिकल 13 से जुड़ा है, लेकिन ना आर्टिकल 12 ना आर्टिकल 13, सीधे जो है 14 से शुरुआत होती है चीजों की, ठीक है। और अलग से वो केसेस पढ़ाए जाते हैं तो कुछ समझ में आता नहीं है, ठीक है। अब इतनी बात हमने कर ली। अब हम ये समझ लें कि संविधान का मूल ढांचा यानी आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो ऐसे तो रोज नए नए मूल ढांचे निकल रहे हैं, ठीक है। एक बात यहां पे मैं और बता देना आपको चाहता हूं,
बीच के वर्षों में यानी 14 से पहले जो गठबंधन की सरकारें बनी उसमें हमेशा केंद्र की सरकार एक लंबे समय तक, ठीक है, कमजोर सरकार रही। अभी जो सरकार है आपके केंद्र में, ये क्या है, यह हमारे केंद्र में ये क्या है, ये एक मजबूत सरकार है। इससे पहले जो इंदिरा गांधी की सरकार थी वो एक मजबूत सरकार थी, जनता पर पूरा होल्ड था। तो कोई भी बात उस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट नहीं कह पा रहा था। बीच में जो सरकारें कमजोर आई, देखिए मैं ये बात एग्जाम के लिए आपको नहीं बता रहा हूं, आपके समझ के लिए बता रहा हूं, ठीक है। कमजोर सरकारें आई, जो प्राइम मिनिस्टर्स कमजोर का मतलब है कि सब गठबंधन बना करके खड़े हुए हैं। तो ऐसे में मूल ढांचा जो है सुप्रीम कोर्ट बढ़ाते 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 चला गया, ठीक है। जबकि एक पूरा सहज है, अगर आप इन केस लाज को देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि किस प्रकार से कंप्रोमाइज किया गया था इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। खैर अब इस बात को यहीं पे हम छोड़ते हैं। क्या क्या है मूल ढांचा? संविधान की सर्वोच्चता। तो भैया भारत में संविधान सर्वोच्च है और कोई नहीं। तो संसद सर्वोच्च नहीं है जैसा ब्रिटेन में है, भारत में संविधान सर्वोच्च है। सरकार का लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक स्वरूप। तो सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप होगा, जनता के प्रतिनिधि जनता से चुन करके आएंगे, और भारत एक गणतंत्र होगा, यानी भारत का जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो कोई राजा या रानी नहीं होगा, बल्कि वो एक चुनाव की प्रक्रिया से आएगा। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। तो भारत का जो संविधान है वो सेकुलर ही रहेगा, भारत सेकुलर ही रहेगा। इसे जो है किसी धर्म आधारित राज्य इसे नहीं बनाया जा सकता। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, आप समझ रहे हैं, ये तो मतलब संविधान का ये जो है इस प्रकार से चीजें हैं ही, लेकिन उसको भी अलग से लिख दिया गया कि ये भी आधारभूत ढांचा है। इसके अलावा संविधान का संघीय स्वरूप, ठीक है, तो संविधान एकल नहीं हो सकता, संघीय ही रहेगा। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ भी है मूल ढांचा। देश की संप्रभुता, तो देश की सोवेरेंटी। न्यायिक समीक्षा, तो जुडिशियल रिव्यू को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक मूल ढांचा बना दिया। आगे, संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, जो मैंने आपको बताया ये भी लिख दिया गया। बताइए, देख रहा ना, मेरी बात को समझिए, इन सब चीजों को समझते। संसदीय शासन प्रणाली, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली ही रहेगी और कोई प्रणाली नहीं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, तो वेलफेयर स्टेट की स्थापना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका जैसे आज स्वतंत्र है हमेशा रहेगी, किसी भी संशोधन द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को छीना या कम नहीं किया जा सकता। और मौलिक अधिकार तथा नीति निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन। और इसके बाद इतना लिखने के बाद अब मैं बोल रहा हूं आदि 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 आदि, ऐसे काफी आदि जो है इसमें जरूर है, ठीक है। अब हम सीधे आ जाएंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों पर और इनको जो है हम देखना शुरू करेंगे। तो 1 से लेकर के 104 तक हमको देखना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर जिन्होंने भारत के संवैधानिक विकास क्रम में एक अपना अहम हिस्सा निभाया है, उन्हीं को हम देख रहे हैं, वही हमें देखना है। तो पहला संविधान संशोधन हो गया 1951 में ही, ठीक है, 1951 में ही पहला संविधान संशोधन हुआ। तो इधर हमने संविधान संशोधन अधिनियम का नंबर लिखा है, किस वर्ष वो हुआ उसे लिखा है, और इधर विवरण लिखा है कि इसमें क्या किया गया, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से तो संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। संविधान में क्या कर दिया गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। इस सूची में शामिल किसी भी विषय का न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता।
ये कर दिया गया। पिछले लेक्चर में भी हमने इस पे बात की थी, जैसा कि अगर आपको याद हो तो। और क्या किया गया, तो अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 376 को संशोधित किया गया। ठीक है, तो मैं बताते चल रहा हूं, आप भी मेरे साथ कमेंट करिए और जो है बताइए कि इन सब आर्टिकल्स में क्या क्या जो है लिखा गया है। ठीक है, तो 15 में जैसा कि हम जानते हैं धर्म, मूल वंश, जाति, नस्ल आदि आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। और 19 में क्या लिखा गया है, तो 19 में लिखा गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 85 बात करता है, ये 85 बात करता है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में। 87 बात करता है राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में। उसी तरीके से अगर हम राज्यों में आ जाएं, यानी 174 की बात करें, तो 174 में लिखा हुआ है राज्य के विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान और विघटन। और उसके बाद अगर हम बात करें 176 की, तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, राज्यों में हम राज्यपाल की बात करेंगे, तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176। और 341 में अनुसूचित जाति और 342 में अनुसूचित जनजाति और 376 में उच्च न्यायालय। तो इतने प्रावधान क्या हुए, संशोधित किए गए। ठीक है, आप देखिए कि संविधान तुरंत लागू हुआ है और तुरंत इतने जो है जो अनुच्छेद है उन्हें अमेंड कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ क्या किया गया, इसके साथ ही 31A व 31B को जोड़ा गया। तो ये दो नए आर्टिकल्स जोड़े गए संविधान में। क्यों जोड़े गए, इसके पीछे की क्या कहानी है, उसको जो है हमें समझने की जरूरत है। तो देखिए, जैसे ही भारत आजाद हुआ, जमींदारी उन्मूलन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। लेकिन जमींदारी उन्मूलन के कार्यक्रम में जो दिक्कतें आनी शुरू हुई वो थी संपत्ति के अधिकार से, क्योंकि आर्टिकल 31 में ये जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और इसलिए ये दिक्कत आने लगी। और भारत में बड़े तेजी से जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। जब हम इकोनॉमी में जो एक चैप्टर है पूरा भारत में भूमि सुधार, उसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत में भूमि सुधार ठीक प्रकार से इसलिए नहीं लागू हो पाया क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार जो है बीच बीच में उसमें आता था और न्यायालयी प्रक्रिया में ये पूरा मामला घसीट जाता था। तो इसमें यह किया गया कि जमींदारी उन्मूलन, इनमें 31A और 31B में लिखा गया कि जमींदारी उन्मूलन, और ये 9वीं अनुसूची भी, ठीक है, बताया ना कि 9वीं अनुसूची में कोई विषय डाल करके न्यायिक समीक्षा से उसे बचा लिया जाता था। तो इसमें यह लिखा गया कि जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार आदि के पक्ष में बनाए गए किसी कानून को अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये पहला संविधान संशोधन, मुझे उम्मीद है आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां 1956, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर श्रेणी A, B, C, D के राज्यों की व्यवस्था कर दी गई। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत में 4 प्रकार के राज्य बनाए गए, A, B, C, D। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे वो तो A में आ गए, उसके बाद फिर कुछ रजवाड़े बड़े बड़े थे वो B में आए, जो कमिश्नर्स के प्रांत थे वो आए, उसके बाद C में छोटे छोटे रजवाड़े आए, और D में केवल अंडमान और निकोबार था। तो इस प्रकार से राज्य था, ऐसे नहीं था कि इतने स्टेट और इतनी यूटी जैसे आज है। ये व्यवस्था 1956 के बाद आई है, जब A, B, C, D श्रेणी के राज्यों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो महत्वपूर्ण है हम केवल उसी को पढ़ेंगे। तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, इसमें क्या किया गया, तो सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, और इस प्रकार से 1967 तक ये कुल 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाएं 15 हो गई और अभी वर्तमान में 22 है।
आगे बढ़ते हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971, ये क्या मामला था? तो ये गोलकनाथ मामले में उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ और इसके अनुसार ये कहा गया कि संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। तो जो डिसीजन आया था उसे पलटने के लिए इसको जो है किया गया और इसी 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपसे प्रश्न पूछा था, आर्टिकल 368 को भी अमेंड किया गया। ठीक है, और ये पूरा किस प्रकार से न्यायपालिका बनाम जो है विधायिका का विवाद था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, वो जो है हम पॉलिटी जब हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं पहला लेक्चर, तो उसमें हम इसकी बात करते हैं। आगे क्या हुआ? 26वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। इसमें किया गया कि देशी रियासतों के शासकों की जो विशेष उपाधियां दी गई थी और उनको जो प्रीवी पर्स दिया गया था उसे समाप्त कर दिया गया। तो देखिए, पिछले लेक्चर में भी हमने बात किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे 1935 के अधिनियम में बड़े डिटेल में मैंने आपको बताया था कि भारत दो प्रकार से शासन भारत में चल रहा था। एक तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में और दूसरा अप्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में। तो एक तरफ तो जिलों में कलेक्टर्स बैठते थे जो ब्रिटिश भारत था उसमें, और 565 देशी रियासत थी, राजसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे। तो ये जो प्रिंसली स्टेट थे उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की अथक मेहनत से भारत संघ में जोड़ा गया। ठीक है, तो इन लोगों को जब भारत संघ में जोड़ा गया तो चूंकि ये स्टेट्स अपना जो है कुर्बान कर रहे थे आने के लिए, हालांकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अभी भी नेट पर है, आप जा करके पढ़ सकते हैं। उसमें जो है केवल 3 सब्जेक्ट्स इनसे मांगा गया था, कम्युनिकेशन, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर। और यही 3 सब्जेक्ट्स जो देशी रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने ब्रिटेन को सौंपे थे। तो सब्सिडरी अलायंस के माध्यम से यही 3 सब्जेक्ट उन्होंने दिया था और यही 3 सब्जेक्ट भारत सरकार ने उनसे मांगा था। लेकिन इतनी तेजी से सारा मामला हुआ कि अंततः भारत के वो हिस्सा हो गए और पूरी प्रक्रिया ही समाप्त हो गई। नहीं तो ये था कि उनका जो अस्तित्व है वो बना ही रहेगा। ठीक है, तो वो अलग बात हो गई। तो इन्होंने जब अपने अधिकार दिए तो इनको ये कहा गया कि ये जो अधिकार आप छोड़ रहे हैं उसके बदले जो है भारत सरकार आपका ख्याल रखेगी। तो क्या करेगी? पहले तो प्रीवी पर्स देगी, यानी एक निश्चित रकम आपको हर महीने मिलेगी आपके खर्च के लिए। और दूसरा जो है कई प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, जैसे सैलून्स दिए जाते थे रेलवे में राजाओं को, के 1-1, 2-2 सैलून बने होते थे। जो भी रेलगाड़ी स्टेशन पर है, राजा साहब को जाना है कहीं, तो फ़ोन कर दिया, उस रेलगाड़ी में वो डब्बा लगा दिया जाता था, सैलून लगा दे, ऐसे तमाम चीज़ें थी। और वो अपनी उपाधियां रखते थे, राजा महाराजा ऐसे जो टाइटल होल्ड करते थे वो सब करते थे। इन सबको इंदिरा गांधी सरकार ने समाप्त कर दिया। हालांकि उस समय मोरारजी देसाई थे, जो कि बाद में जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री भी बने भारत का। उन्होंने बहुत विरोध किया था इस बात का कि ये जो है वादा किया था भारत सरकार ने राजाओं के साथ, और ऐसे समय में जब राजा कुछ नहीं कर सकते उनका ये अधिकार नहीं छीना जा सकता। हालांकि एक आम नागरिक के रूप में हम लोगों को ये लगता होगा कि ये तो हमारे पक्ष में ही हुआ कि राजाओं के विशेषाधिकार छीन लिए गए, लेकिन एक दूसरी बात ये भी लगती है कि एक स्टेट के रूप में, ये कोई इंडिविजुअल की बात नहीं थी, एक संप्रभु, एक सोवरेन नेशन ने उनसे जो है एक प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस करने के 21 साल के बाद ही तोड़ दिया गया। जबकि ब्रिटेन में प्रॉमिस किया गया है 400 वर्ष से राजा से, वहाँ के संप्रभु से, आज भी उनके नाम से ही काम हो रहा है और अभी भी पेंशन मिल रही है रानी को। और आप देखते हैं सारी प्रक्रियाएं कैसे हैं। ऐसे ही यूरोप में कई देशों में राजा रानी अभी भी बने हुए हैं। ठीक है, तो क्या किया गया? अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 का विलोपन किया गया। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या ये जो प्रक्रिया हुई ये ठीक रही? ये दोनों पक्षों से सोचिएगा, राजाओं के भी पक्ष से सोचिएगा और हम लोग आम नागरिक हैं इसके भी पक्ष से सोचिएगा, और इस पक्ष से भी सोचिएगा कि जब आपको
कोई वादा करना है तो आप सारी चीज़ों को सोच करके ही वादा करेंगे ना। तो आपने वादा किया था और उसके बाद उसे समाप्त कर दिया, ऐसी परिस्थिति में जबकि आपके पास कोई अधिकारिता, राजाओं के पास कोई ताकत नहीं थी। ठीक है, तो ये 291 बात करता था राजाओं के विशेषाधिकार की, ठीक है, और 362 बात करता था प्रिवी पर्स की। इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ देखिए, ये बातें भारत के संविधान में लिखी गई थी, ठीक है, कि मतलब राजाओं को प्रिवी पर्स दिया जाएगा, उन्हें विशेषाधिकार दिया जाएगा, इसके लिए आर्टिकल्स थे। इन आर्टिकल्स को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो 26वां संविधान संशोधन 1971। अब बात करते हैं 31वें संविधान संशोधन 1973 की। इसमें क्या किया गया, तो लोकसभा की कुल जो सीटें थी वो पहले 525 थी, उन्हें बढ़ा करके अब कर दिया गया 545। तो इसमें जो राज्य से सीटें बढ़ी वो 500 से 525 हो गई, यानी 25 का इजाफा हुआ। और केंद्र शासित प्रदेशों से 25 की जगह 20 सीटें कर दी गई, यानी 20 का जो है घटाव कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो सीटें अलाट है लोकसभा में, उसे 25 से 20 किया गया, और जो राज्यों के लिए अलाट है लोकसभा में, उसे 500 से 525 कर दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में भी यही स्थिति है। इसमें आप समझ रहे होंगे कि 2 एंग्लो इंडियन शामिल हैं। उसके बाद 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसके द्वारा क्या किया गया, तो इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायपालिका के न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, थोड़ी सी ये कहानी भी आप समझ लीजिए। तो राजनारायण जनता पार्टी के वो जो है चुनाव लड़े थे, सोशलिस्ट नेता, वो चुनाव लड़े थे इंदिरा गांधी के खिलाफ फूलपुर संसदीय सीट से, और इस चुनाव में राजनारायण चुनाव हार गए। तो राजनारायण जब चुनाव हार गए तो इन्होंने भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था आदि का आरोप लगा करके एक मुकदमा दायर किया, और वो मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया। तो राजनारायण का ये आरोप था कि सरकारी मशीनरी का, चूंकि ये प्रधानमंत्री रही भारत का, तो सरकारी मशीनरी का इन्होंने दोहन किया है, सरकारी संसाधनों का दोहन किया है, लोगों को पैसा बांटा है, और इस प्रकार से इन्होंने वोट को खरीदा है। ठीक है, ये आरोप लगाया, और इसलिए इनका निर्वाचन रद्द होना चाहिए। राजनारायण ने ये बात कही। जब राजनारायण ने ये बात कही तो अब इस पे जो है सारा सुनवाई होने लगी, और अंततः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण के आरोपों को कतिपय सीमाओं तक मानते हुए ये डिसीजन दिया कि इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन है, जो वो फूलपुर से लोकसभा में पहुंची हैं, ये जो है रद्द कर दिया जाता है। तो वो एमपी के रूप में उनका निर्वाचन रद्द हो गया, और कहीं ना कहीं नैतिक दबाव ये हो गया कि वो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। तो ये एक खतरा उनके ऊपर आ गया था। तो उसी के बाद उन्होंने जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित ये प्रावधान किया कि इनका जो निर्वाचन है, इसके विवादों का न्यायपालिका के न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। इसे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है न्यायपालिका। ठीक है, ये कर दिया गया। एक बार चुने जाने के बाद इनके चुनाव को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती 60 में। तो ये प्रक्रिया जो है इंदिरा गांधी के दौरान की गई। इंदिरा गांधी बनाम भारत की न्यायपालिका, ये पूरा का पूरा जो है एक मामला है। 1 घंटे का समय लेकर के इसे पढ़ने और समझने का मामला है। असल में जो भारत में विधायिका बनाम न्यायपालिका की लड़ाई है, वो सच में इंदिरा बनाम न्यायपालिका की लड़ाई है। ठीक है, बड़ा रोचक रहा वो काल इंदिरा गांधी का। अब आ गया 42वां संविधान संशोधन 1976। आपको पता है कि देश में इमरजेंसी लगी हुई है। ठीक है, आपातकाल लगा हुआ है। तो ये जो संशोधन रहा, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों का मूर्त रूप था। ठीक है, और इसे लघु संविधान भी कहा गया। तो इतना बड़ा संविधान संशोधन भारत के संविधान में कभी नहीं हुआ। ठीक है, क्या क्या इसमें किया गया, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मुख्य है उसे हमने उठाया है और जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले तो ये किया गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसमें 3 नए शब्दों को जोड़ दिया गया: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष
और एकता और अखंडता। तो ये 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। तो अभी जो उद्देशिका है ये अमेंड हुई है 1976 में। तो मूल संविधान की उद्देशिका में ये तीनों शब्द नहीं थे। और क्या किया गया, तो कहा गया कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो मौलिक अधिकारों पर वो सर्वोच्च हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार को बहुत बड़ा विषय मत बनाइए, डीपीएसपी बड़ा विषय है। आगे का क्या किया गया, तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। केवल मौलिक अधिकारों की ही बात नहीं होगी, मौलिक कर्तव्य भी होते हैं नागरिकों को के, और नागरिकों को ये जानना चाहिए, तो वो किया गया। इसके अलावा क्या किया गया कि संसद को सर्वोच्च घोषित किया गया। क्या किया गया, संसद को सर्वोच्च घोषित किया गया। भारत में क्या है, नियंत्रण और संतुलन का ढांचा है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ठीक है, ये इनके में नियंत्रण और संतुलन का ढांचा होना चाहिए, कोई किसी के ऊपर सर्वोच्च नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां इन्होंने कह दिया कि संसद सर्वोच्च है और वो कोई भी संशोधन संविधान में करती है तो न्यायिक समीक्षा से उसे मुक्त रखा जाए। ठीक है, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, संसद ही सर्वोच्च होती है। उनका तर्क रहा होगा कि जनता चुन करके भेज रही है, तो ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये किसी एग्जाम के द्वारा जो है आए हुए लोग नहीं हैं, तो इसलिए जो है संसद सर्वोच्च है। और जो कार्यपालिका का स्ट्रक्चर है भारत में, जैसा कि हम जानते हैं, वो विधायिका के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये सारे तर्क रहे होंगे। इसके अलावा क्या किया गया, 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करके वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो पहले तो ये हम जान लें कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो तीनों सूचियों में परिवर्तन है ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया है भारत के संविधान में संशोधन की। इसमें क्या बताया गया है कि आपको विशेष बहुमत तो चाहिए ही, उपस्थित और मत देने वाले का 2/3 बहुमत तो चाहिए ही। इसके अलावा क्या चाहिए, इसके अलावा ये चाहिए कि आप आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी अनुसमर्थन लेंगे, तब जो है ये प्रक्रिया होगी। तो ये बहुत मुश्किल संशोधन की प्रक्रिया है, तो इसमें भी संशोधन कर दिया गया और वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया। तो एक प्रकार से पूरा जो संविधान का जो मूल भावना संविधान की रही उसे पूरी तरीके से बदलने का प्रयास किया गया और देश में आपातकाल लागू हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 आ गया। अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है कि इंदिरा गांधी आपातकाल लगाने के बाद और लोकप्रिय देश में हो गई हैं। ठीक है, इससे पहले प्रिवी पर्स उन्होंने समाप्त किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, आदि आदि ने उन्हें जो है, और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम युद्ध में 90,000 पाकिस्तानी जो सिपाही थे उनका सरेंडर कराया गया, तो वो दुर्गा के रूप में देश में आ गई थी। देश में उनकी काफ़ी लोकप्रियता थी और इसी लोकप्रियता के दम पर वो इतना बड़े बड़े काम कर रही थी। आपातकाल तक लगाने का उन्होंने डिसीजन ले लिया था। तो अब इमरजेंसी के बाद उनकी लोकप्रियता भारत में एकदम गिर चुकी है और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, आ गई राशन, पी गई तेल और ये देखो इंदिरा का खेल। तो ऐसे करके जनता ने इंदिरा गांधी को उखाड़ करके फेंक दिया। इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई राजनारायण से, लोकसभा का चुनाव अपना, और पूरे हिंदी पट्टी में एकदम साफ हो गई कांग्रेस, पूरे के पूरे हिंदी पट्टी में। वो तो दक्षिणी राज्यों ने इंदिरा गांधी को जो है सहारा दिया, तो कांग्रेस कुछ सीटें लेकर के आई, हिंदी पट्टी से वो गायब हो गई। तो कौन सी पार्टी आ गई है, कई पार्टियों का गठबंधन अब सरकार चला रहा है, जिसे जनता पार्टी के नाम से जानते थे। और मोरारजी देसाई जो कि कांग्रेस में कई बार प्रधानमंत्री बनना चाहे, और वो जो है लाल बहादुर शास्त्री के समय से ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, तो वो अंततः अब जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो 43वां संविधान संशोधन लाया गया और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए उन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करते थे। अब यहाँ एक चीज और हुई, जनता पार्टी अपार बहुमत लेकर के तो सरकार में आ गई, लेकिन राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं था। जनता को तो वोट दिया, जनता ने वोट देकर लोकसभा में उसे भेज दिया, राज्यसभा में बहुमत नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं महत्वपूर्ण प्रावधानों में आप
ज्वाइंट सिटिंग नहीं कर सकते, यानी राज्यसभा और लोकसभा का एक सेशन नहीं बुला करके वोटिंग करा सकते हैं। तो कोई भी लोकसभा से बिल पारित होना चाहिए, फिर राज्यसभा से होना चाहिए, तो ये दोनों का मामला है। तो ऐसे में राज्यसभा में कमजोर रही जनता पार्टी और इसलिए इसमें बहुत कुछ नहीं हो पाया 43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 में। ये तो बदलना सब चाहते थे, लेकिन अंततः 44वां संविधान संशोधन 1978 आया और इसमें जो है अब इन्होंने किया, अब थोड़ा बातचीत हो गई है, निगोसिएशन हो गया है कि हमारा बिल पास होने दो, कांग्रेसी जो सांसद थे उनसे, जो राज्यसभा में बैठे थे। तो इसमें किया गया कि राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा का आधार है ये आंतरिक अशांति, मूल संविधान जो हमारा है उसमें लिखा गया था कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार होगा आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टरबेंस। तो इसको बदल दिया गया। अब क्या कहा गया कि सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म रिबेलियन अगर है तभी जो है इसकी घोषणा होगी। और वो भी आगे क्या कहा गया कि कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी के बारे में तो ये कहा जाता है कि उन्होंने फोन करके आपातकाल लगवा दिया देश में, ठीक है, कि राष्ट्रपति महोदय आपातकाल की घोषणा करिए। कैबिनेट वगैरह का तो कोई मामला ही नहीं था, ठीक है। तो अब यह कहा गया कि नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, कैबिनेट मंत्री समूह जो है उसके सिफारिश पर, और वो भी सिफारिश लिखित रूप में होनी चाहिए, तभी जो है राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा क्या किया गया कि 42वें संविधान संशोधन से पहले की यथास्थिति बहाल कर दी गई। तो इसे एक लाइन में अगर हमें समझना हो तो हमें यह समझना है कि बहुत सारे प्रावधान जो 42वें संविधान संशोधन में बनाए गए थे वो सब बदल दिए गए। तो 42वें संविधान संशोधन से पहले की जो यथास्थिति थी उसे बना दिया गया। और क्या किया गया, अनुच्छेद 19(1) च और अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार से हटाकर 300 क के माध्यम से एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यह भी कर दिया गया कि अब ये कानूनी अधिकार हो गए जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985। तो दल बदल निरोधक कानून लाया गया और आया राम गया राम की जो प्रक्रिया भारत में शुरू हो गई थी उस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। इसमें क्या किया गया, तो मतदान करने की जो आयु है वो पहले 21 वर्ष थी, यानी 1988 से पूर्व। अब क्या कर दिया गया कि इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। राजीव गांधी का मामला। अगला 69वां संविधान संशोधन 1991। इसमें क्या किया गया कि ये जो संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और इसके लिए एक विधानसभा और एक मंत्री परिषद का प्रावधान कर दिया गया। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जामिनर का फेवरेट। इसमें क्या किया गया, तो संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें पंचायती राज से जुड़े प्रावधानों को सम्मिलित किया गया और कुल सब्जेक्ट्स इसमें कितने बताए गए हैं, 29 विषय इसमें बताए गए हैं। पंचायती राज जो है यूपी पीसीएस में बहुत फेवरेट है, इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या हुआ, संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से जुड़े प्रावधान किए गए और इसमें कुल विषय हैं 18। अब आगे बढ़ते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। 89वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या किया गया, अनुच्छेद 338 क को जोड़ा गया जिसके तहत अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। तो देखिए मूल संविधान में यह लिखा था कि राष्ट्रपति जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक जो है अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं। बाद में क्या किया गया कि एक आयोग बना दिया गया, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए एक आयोग। इस
संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि अनुच्छेद 338 क के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग से राष्ट्रीय आयोग बना दिया गया। तो अभी क्या है कि 2 राष्ट्रीय आयोग हो गए, अनुसूचित जाति के लिए अलग और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग। पहले ये एक ही होता था आयोग और उससे पहले केवल एक अधिकारी होता था। अब क्या किया गया, 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें किया गया कि बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया और कुल इसमें विषय है, कुल भाषाएं हैं इसमें 22। अगला 99वां संविधान संशोधन 2014, इसमें क्या किया गया, इसमें यह किया गया कि एससी यानी सुप्रीम कोर्ट और एचसी यानी हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएससी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया था। ये बड़ा अच्छा बनाया गया था। अभी हम जानते हैं कोलेजियम प्रक्रिया से जज जाते हैं, जज ही जज को चुनते हैं, ठीक है, ये प्रक्रिया भारत में और ये कितना महत्वपूर्ण पद है, तो ये लाया गया था। लेकिन एससी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये जो है अवैध है, इसमें जो है विधायिका की कोई भूमिका नहीं होगी, हमारी स्वतंत्रता का ये हनन कर रहा है। ये जो आयोग के प्रावधान आपने किए हैं तो एससी द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर सरकार इस पे अड़ ही जाए कि नहीं हमको इसे पारित करना ही है, इसको लागू करना ही है, तो सरकार को क्या करना होगा ये बताइए। 100वां संविधान संशोधन 2015, तो ये रद्द हो गया है भैया, ये रद्द हो गया है, ठीक है, ये मौजूद नहीं है। 100वां संविधान संशोधन 2015, इसमें क्या किया गया, तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते से ये जुड़ा हुआ है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, इसमें क्या किया गया, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम अनुच्छेद 248, 249, 250, 270, 271, 286, 366 आदि संशोधित हुए। और ये भी वही वाला संशोधन है कि आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए जीएसटी के लिए, ठीक है, आधे ये केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों से तो जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए तो आपको विशेष बहुमत चाहिए ही चाहिए, फिर आधे भारतीय राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये अधिनियम है। कोई भी बिल आता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक प्रक्रिया से जुड़ता प्रक्रिया है उसकी, वो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पेश होगा, फिर दोनों हाउसेस से उसे पास होना पड़ेगा, पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जो है वो कानून बनेगा। अगर उस बिल को जो है राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत है, संघीय ढांचे से जुड़ा है, फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा है, तो राज्य विधानमंडलों में भी जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी बिल एक्ट बन ही जाए, कई जो है नहीं पास होते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं ये वो हैं जो पारित हो गए हैं, अधिनियम के रूप में हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से नंबरिंग है जो हम देख रहे हैं, लेकिन इसका विधेयक का नंबर, जो बिल का नंबर है वो अलग होगा और एक्ट का नंबर अलग होगा। तो अब जो है कम से कम आपको यहाँ पर मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि यहाँ से तो आपको जो है एक्ट का नंबर भी याद रखना है, जैसा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक्ट का नंबर यहाँ से मिल जाएगा, और खुद से होमवर्क करके इसके बिल का नंबर भी पता करना होगा कि वो विधेयक किस नंबर का था। यहाँ से तो कम से कम 99 से लेकर के 104 तक आपको जानना ही चाहिए, ठीक है। तो 102, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 102 के माध्यम से। 103 2019, इसके माध्यम से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसके द्वारा क्या किया गया है, ये एकदम लेटेस्ट पास हुआ है। इसके द्वारा यह किया गया कि लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाया गया। तो इसमें से आप देखेंगे जो कुल 104 हम देख रहे हैं, इसमें से लगभग 7 संविधान संशोधन अधिनियम तो केवल और केवल इसलिए पारित हुए हैं, 7 या 6, कि अनुसूचित जाति और जनजाति को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देने के लिए, ठीक है। तो मूल जो संविधान हमारा रहा उसमें 10 वर्ष के लिए ये व्यवस्था की गई थी, और ये हुआ कि इसकी समीक्षा होगी, अगर जरूरत होगी तो आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं जरूरत होगी तो समाप्त कर दिया जाएगा। 10 वर्ष के लिए दिया गया।
लेकिन ये एक ऐसा विषय बन गया है आरक्षण का भारत में कि ये ना छुआ जा सकने वाला विषय बन गया है किसी भी सरकार के लिए। तो होता क्या है कि जैसे ही इसकी अवधि पूरी होती है तुरंत 10 वर्ष के लिए इसे आगे बढ़ा दिया जाता है। तो कम से कम 6 बार ऐसा किया गया। अभी लेटेस्ट में ये किया गया क्योंकि 2020 तक ही ये, पिछले बार जब किया गया था तो 2020 के लिए ही वैलिड था, अभी कर दिया गया तो 2030 के लिए ये हो गया, 10 वर्ष के लिए फिर बढ़ गया। फिर जब 2030 आएगा तो फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा क्या किया गया कि संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को और राज्यों के विधानमंडलों में 1 लोगों को, कुल 14 स्टेट्स ऐसे हैं जहां की एंग्लो इंडियंस को चुनते हैं राज्यपाल, और केंद्र में राष्ट्रपति चुन करके संसद में लाता है 2 एंग्लो इंडियन। उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति के को ये समाधान हो जाए कि भारत के लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वो 2। तो ये जरूरी नहीं है कि आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति चुनेगा ही चुनेगा, उसको ये समाधान होना चाहिए कि इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कई आंग्ल भारतीय सीधे चुनाव लड़ करके आ गए हैं लोकसभा में तो हो सकता है कि वो नहीं जो है किसी को अपॉइंट करे राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये जो एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रदत्त आरक्षण था, यानी जो आर्टिकल 331 के माध्यम से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन बुलाए जाते थे और अनुच्छेद 333 के माध्यम से राज्यपाल इलेक्ट करते थे विधानसभाओं में राज्यों की, कुल 14 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें ये प्रावधान लागू था। तो ये था 333 के माध्यम से, ठीक है, मतलब राज्य विधानसभा में। तो इन दोनों की प्रक्रिया को भी 10 वर्ष के लिए बढ़ाना था फिर से, लेकिन अभी सरकार ने कहा कि नहीं, ये समाप्त, अब ये प्रक्रियाएं नहीं चलेंगी, ठीक है। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है उसको समझ लीजिए। अब देखिए व्यवहारिक परिभाषा तो बहुत अलग अलग है, लेकिन जो संवैधानिक परिभाषा उसमें ये है कि या तो किसी का पिता यूरोपीय या ब्रिटिश हो या पिता का पिता, यानी जो मेल पक्ष है, ठीक है, वो यूरोपीय और माता का जो पक्ष है वो भारतीय, इस तरीके से। हालांकि इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, वो एंग्लो इंडियन। तो इस लेक्चर में जितने संविधान संशोधन अधिनियम रहे जो महत्वपूर्ण रहे उन्हें हमने देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।